आई होप आशा करता हूँ पहले स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आज का जो पार्ट है, आज का पार्ट नंबर 7 है, मास्टर सीरीज एसएससी जेई 2025 का मास्टर सीरीज पार्ट नंबर 7, जो कि आज स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, और ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। ओके, इससे पहले जितने भी रिसेंट में लगभग 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जाके बहुत जल्दी है, जितना जल्दी हो सके जाके आप लोग वॉच करें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो चुका है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आपका देखा जाए तो 10 दिन 10 से 11 दिन आपके पास टाइम है, 10 से 11 डेज आपके पास टाइम है। ठीक है, जो कि आपको सारा रिवीजन भी करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखना है, और मॉक टेस्ट भी लगाना है, प्लस एनालिसिस भी करना है। तब उसमें क्या होगा कि आपको एक अभी बहुत ही बेहतरीन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो आपको मैं 50 से जो भी जितना भी क्वेश्चन रहता है सेट में, इसको प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने से क्या हो कि जो किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पे इस सेट में आ रहा है, मतलब सेम टू सेम आपको लगेगा ना कि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम जहाँ जैसे इस पैटर्न पे हम जिस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन के सारा क्वेश्चन जितना भी सीरीज गए हैं रिसेंट में अभी तक, लगभग में आपको देखा जाए तो ये 7वां सीरीज आज 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 अपलोड हो जाएगा। मतलब आज स्टार्टिंग हो रहा है, कल इसका डेट है अपलोड होने का, तो कल ही अपलोड हो जाएगा। रिसेंट में जो जितने भी 6 पार्ट अपलोड हुए हैं मास्टर सीरीज का, उसमें ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम न्यूली क्वेश्चन जो कि आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, वैसा वैसा क्वेश्चन अपलोड वैसा वैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसी से एग्जाम से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और एग्जाम में ये भी है क्योंकि कि इस बार जो पैटर्न एडिक्यूटिव बना रहा था, थोड़ा सा लोगों का भी चिंता हो रहा है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, अचानक हाई कर देगा क्वेश्चन के लेवल, अचानक लो कर देगा, कैसा क्या रहेगा, मतलब थोड़ा सा कंसर्न ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो होता ही है कि थोड़ा सा कंसर्न बनता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन के लेवल पूरा हाई कर दे या फिर लो कर दे। वो जब पहला दिन एग्ज़ाम दीजिएगा ना, जो जो जिस जिस कैंडिडेट जो स्लॉट बुकिंग किया फर्स्ट डे का 3 तारीख को, उस दिन से ही समझ में आ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, या फिर हाई रहने वाला है, या फिर लो रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस फॉलो कर रहा है, सिलेबस फॉलो कर रहा है तो कौन सा कैसे कैसा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में आ रहा है या फिर किस टाइप से आ रहा है, सारा उसमें आपको मेंशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के लेवल। ठीक है, तो चलिए अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें जो इस बार 2025 एसएससी जेईई 2025 देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये करने वाला हूँ। आज का जो पार्ट नंबर 7 है उसका क्वेश्चन आपको दिखाने वाला है, कौन कैसा कैसा क्वेश्चन है आज का सेट में। ठीक है, देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए 3 हिंज आर्क, ठीक है, ए 3 हिंज पैराबोलिक आर्क है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क subjected to a load W at a L/4 distance from the left side से। ठीक है, द राइज ऑफ द क्राउन इज 4 मीटर, स्पान इज 20 मीटर एंड W वेट इज 80 किलो न्यूटन, द हॉरिजेंटल थ्रस्ट। ठीक है, हॉरिजेंटल थ्रस्ट एट द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट पे हॉरिजेंटल थ्रस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात केवल इसको फिगर बनाएंगे, तो फिगर कैसे क्या है, 3 हिंज आर्क, तो पहली बात केवल 3 हिंज आर्क बनाएंगे। ठीक है, थ्री हिंज आर्क बन रहा है ये। ठीक है, देखिए इसका क्या बोल रहा है कि सब्जेक्टेड टू लोड W एट L/4 डिस्टेंस में। ठीक है, तो L/4 डिस्टेंस हम लोग कहाँ से बोला, फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट से, लेफ्ट सपोर्ट से हम लोग L/4 डिस्टेंस पे हम लोग, देखिए तो पहले हम लोग लोड लगा लेते हैं। लोड कितना है, 80 किलो न्यूटन का है। ठीक है, लोड कितना है यहाँ पे, 80 किलो न्यूटन का, और यहाँ जो इसका डिस्टेंस है कितना है, 5 मीटर। L/4 बोला है ना, तब टोटल मेरा L है 20 मीटर, उसका L/4 कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा ना, ये 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया। ठीक है, लोड हो गया, क्रॉन हो गया। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, द राइज ऑफ क्रॉन, क्रॉन का हेड भी दिया हुआ है। ठीक है,
कोलन का हाइट कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग निकालते हैं कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होता है। सो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, फ्रॉम 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 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग जीरो करेंगे और फिर हम लोग मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट, कोई भी साइड से टेकिंग मोमेंट, आप लोग मोमेंट अबाउट ए भी ले सकते हैं या फिर मोमेंट अबाउट बी भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग कोई भी साइड से ले सकते हैं मोमेंट, ठीक है, तो हम लोग मोमेंट अबाउट अबाउट ए से लेते हैं, ठीक है, अबाउट ए, ठीक है, तो देखिए मोमेंट अबाउट ए के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये अब जो आपका रिएक्शन यहाँ लग रहा है कितना हो जाएगा, वी बी इंटू 20, क्योंकि ये 20 का है, ये 20 मीटर का है, ठीक है, तो वी बी इंटू 20, ठीक है, और फिर माइनस देंगे हम लोग, ये देखिए ये लोड आ रहा है, ठीक है, ये कितना 80 किलोमीटर का लोड है जो कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये कितना माइनस में होगा, 80 × 5, ठीक है, 80 × 5 इक्वल टू 0, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेबी कितना निकलेगा बताइए, बेबी इंटू 20 माइनस 8×5 = 40, ठीक है, तो हमको बेबी निकालना है, बेबी निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, बेबी कितना है आपका 20 आ जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बेबी इक्वल टू 20, ठीक है, 20 किलोमीटर, ये आपका वीबी आ गया, ठीक है, अब वो हम लोग वीबी आ गया, और इस जब वीबी आ गया तो हमको वी भी से बी ए निकल जाएगा, बी ए कैसे निकलेगा, 80 दिया हुआ टोटल, बी 20 माइनस कर देंगे तो बी ए कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना, ठीक है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, हम लोग मोमेंट लेते हैं कितना, सी के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं, ठीक है, देखिए क्या है, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, मोमेंट अबाउट सी के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते थे 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, अगर हम लोग सी के अबाउट से मोमेंट अगर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड से मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ ए सी, तो हम लोग तब मोमेंट इसका लेफ्ट साइड में मोमेंट 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकल जाएंगे इससे, तो इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा वी ए इंटू 10, यहाँ तक ना, इसका 10 आएगा ना हाफ, वी ए इंटू 10 माइनस 80 × 5 माइनस एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू 4, ये आएगा ना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये इधर से ये लगेगा ना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, H/4, 4, इसका जो कोरोन का हाइट दिया हुआ है इसका टू 0, जब यहाँ सब वी ए का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, वी ए कितना है 60, ठीक है, 60 × 60 माइनस 8×5 = 40 माइनस H × 4, ठीक है, जब यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो H आ जाएगा, H कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है, कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ वो आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस है, ये खास करके 2 हिंज आर्क में एक और जो बनता है क्वेश्चन 2 हिंज आर्क से, 2 हिंज आर्क से भी एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर ले, एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा शुरुआत में अगर न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा उसको नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ा लास्ट में रखिएगा कि लास्ट में हम इसको करेंगे, क्योंकि शुरू में कीजिएगा थोड़ा सा अगर गलती आंसर आ गया तो थोड़ा सा होपलेस हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग न्यूमेरिकल को लास्ट में सॉल्व करें, रेस्ट जो आपको टाइम बच रहा है, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि द फ्लोइंग स्टेटमेंट पर्सन पर्टेन टू द सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। बताइए सेल्वेज वैल्यू क्या होता है, बताइए कि सेल्वेज वैल्यू क्या होता है, कि सेल्वेज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल of the property at the end of utility period and can sold as scrap। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि salvage value does not include the cost of removal property and its sale। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। क्या सेल्वेज वैल्यू जो होता है क्या डिसमेल्टर मटेरियल होता है क्या, हम लोग क्या पढ़े हैं कि सेल्वेज वैल्यू जो होता है विदाउट डिसमेल्टर होता है, जो उसका आपका जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो आपका डिसमेल्टर मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सेल्वेज वैल्यू इज द डिसमेल्टर मटेरियल, जो कि ये आपका गलत बोल रहा है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ए गलत है, ए इज फॉल्स, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सेल्वेज वैल्यू क्या आता है, जब किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू, सैलरी वैल्यू जो होता है कि सैलरी वैल्यू या किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होता है वो इसमें जो क्या है विदाउट डिसमेल्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिसमेल्टर मटेरियल देता है, डिसमेल्टर मटेरियल जो कि नहीं होता है, डिसमेल्टर मटेरियल आपका किस में होता है, आपका स्क्रैप वैल्यू में होता है। ठीक है, सैलरी वैल्यू का एक फार्मूला होता है। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए। इसे आपको इसके फार्मूला से आपको नोमरिकल एका नोमरिकल कभी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन इनटू आपको यूजफुल लाइफ। ठीक है, इसे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा कभी कभी। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, तो स्क्रैप वैल्यू एक वैसा वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू वैसा वैल्यू होता है जो, ठीक है, जो डिसमेल्टर मटेरियल होता है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज द सेल ऑफ डिसमेल्टर मटेरियल ऑफ असेट ऑफ द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर कंटेंट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग इंटायर टेस्ट। बताइए किसमें, ड्रेन टेस्ट में अनचेंज बोल रहा है, यहाँ पे ना अनचेंज बोल रहा है, ये होगा नहीं। कंसिलेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसिलेटेड है अनड्रेन टेस्ट है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्सिलेटेड दिया तो ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं। अनकंसिलेटेड अनड्रेन टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, अनकंसिलेटेड अनड्रेन टेस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है, द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट ऑफ स्लैब आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट अलोंग नॉट एन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिव reinforcement in a beam can be result in congestion, thereby adversely affect the proper placement and compaction of concrete। बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है, बताइए बताइए क्या इसमें लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन है। क्या बोल रहा है कि द मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट ऑफ स्लैब आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्लैब हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्लैब में हम लोग को जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन जो कि स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करता है, वो हम लोग क्या कंसिडर करके स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसका श्रिंकेज और टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और श्रिंकेज के इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिनिमम टेंसाइल मिनिमम आपका स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका ना कि उसका आपका स्ट्रेंथ और लोड, ना कि उसका स्ट्रेंथ और लोड को कंसीडर करते हुए हम लोग इसका स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही बोल रहा है, नॉट अ स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ लास्ट में बोलता है नॉट ऑन स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करता, ये ओनली फॉर श्रिंकेज और टेम्परेचर। ठीक है, अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में है, तो वहाँ पे आपको तो वहाँ पर जो आपको स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा
तो थोड़ा सा जब तक कुछ कंसीडर नहीं कीजिएगा कैसे प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो वही बोला था मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट ऑफ स्लैब आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ श्रिंकेज, ठीक है। श्रिंकेज को कंसीडर करते हुए और टेम्परेचर को कंसीडर करते हुए हम लोग मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन्हें स्लैब में, ठीक है। ना कि उसका स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हुए, ना ही उस पर कोई लोड आया कोई लोड एक्ट कर रहा है या फिर कोई बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको एक्टिंग करते हुए हम लोग उसको डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव रेनफोर्समेंट इन ए बीम कैन रिजल्ट, देखिए क्या बोला कि जब कोई बीम में हम लोग एक्सेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंजेशन, ठीक है, कंजेशन देयर बाई एडवर्सली इफेक्ट ऑन प्रॉपर प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई एक बीम है जिसमें हम लोग एक्सेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं तो ऑब्वियसली कि उसका तो कंजेशन होगा। इट मीन्स कि जब हम उसको प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमको उसको प्लेसमेंट करना है, तो जितना जहाँ हम लोग प्लेसमेंट करेंगे वहाँ प्लेसमेंट करने में और उसमें कॉम्पैक्शन करने में थोड़ा सा प्लेसमेंट और कॉम्पैक्शन करने में अगर कंक्रीट वहाँ देंगे और उसमें हैवी एक्सेसिव रेनफोर्समेंट डाले हुए हैं उस बीम में और वहाँ प्लेसमेंट करने में थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना, प्रॉब्लम कर सकता है। जो कि आपको सही बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस रेनफोर्समेंट इन ए बीम कैन रिजल्ट कंजेशन देयर बाय एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉपर प्लेसमेंट, जो कि आपको प्रॉपर प्लेसमेंट करने में आपको अफेक्ट करेगा। और सेकंड एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये दोनों सही है। कंक्रीट और कंपैक्शन में भी आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और दूसरा क्या है, प्रॉपर प्लेसमेंट में भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन सही बता रहा है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। बताइए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या ये यूज करते हैं, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस या कैटोलिसिस। बताइए, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग गलती होने के चांसेस, इसमें गलती करेंगे लोग। देखिए इसमें से जो क्या वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन विच इज द फॉलोइंग यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। बताइए वाटर प्यूरिफिकेशन हम लोग इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए स्पीड एंड डिले स्टडी। बताइए स्पीड एंड डिले स्टडी क्या नोट बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट बोल रहा है, नोट ए स्पीड एंड डिले स्टडी। बताइए क्या इसका होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि स्पीड एंड डिले स्टडी का कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्पीड एंड डिले स्टडीज। देखिए इसका कौन कौन सा पार्ट है स्पीड एंड डिले स्टडी का। हम लोग फर्स्ट जानते हैं कि फ्लोटिंग कार मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड। सेकंड क्या हम लोग जानते हैं, लाइसेंस प्लेट मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड। और थर्ड क्या है, इंटरव्यू टेक्निक मेथड। और फोर्थ क्या है, फोटोग्राफिक मेथड। और फिफ्थ क्या है आपका, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। ये आपका क्या है, स्पीड एंड डिले स्टडी का इतना मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए कौन सा नहीं पूछ रहा है, फ्लोटिंग कार मेथड ये है, व्हीकल नंबर मेथड, ठीक है। एक बार देखते हैं दूसरा, इंटरव्यू टेक्निक मेथड ये भी है, लाइसेंस नंबर मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड दिया हुआ है, व्हीकल नंबर मेथड ये भी एक होता है, व्हीकल नंबर मेथड।
मतलब ये लाइसेंस प्लेट नंबर को ही हम लोग एक और क्या बोलते हैं, व्हीकल नंबर मेथड। ठीक है, आपको मतलब ये भी सही है, मतलब ये जो लाइसेंस नंबर मेथड दिया हुआ है ये गलत है। इसमें क्या होता है, लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है, जो कि ये गलत है। क्या पूछ रहा है इसमें, नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। तो कौन पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि कुछ और जानकारी क्या है कि इसमें जो स्पीड एंड डिले स्टडी होता है, ठीक है, स्पीड, एक हम लोग पढ़ते हैं कि आपका ये क्या बोलते हैं, रोड थी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। डेस्टिनेशन स्टडी, इसके कितने मेथड होते हैं, हमको इसके इसके मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन सा मेथड इसका होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो आपका है कि रोड साइड इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू मेथड। ठीक है, रोड साइड इंटरव्यू मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आपका है कि लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड क्या है, लाइसेंस प्लेट मेथड। थर्ड जो आपका रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। एक और है टैग कार मेथड। ये दोनों सेम है थोड़ा। इसके बाद एक और आपका होम इंटरव्यू मेथड, होम इंटरव्यू मेथड। ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का मेथड। ठीक है, इसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी ऐसा अगर आप लोग का कमेंट में रहा कि नहीं सर इसका डिफिनेशन बता दीजिए, तो सारा कमेंट डिफिनेशन बता दूंगा, चूंकि एग्जाम में पूछता है। किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछ देगा रोड साइड इंटरव्यू मेथड क्या होता है, या फिर लाइसेंस प्लेट नंबर मेथड क्या होता है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इससे इससे क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा। ठीक है, ऐसा में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा करने के लिए, जो कि एग्जाम में मेजरली एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a tensile test is performed on a round bar. A tensile test performed on a round bar after fracture. It has been found that the diameter remain approximately same at fracture. The material under test was, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि एक राउंड बार है। ठीक है, राउंड बार है, आफ्टर फ्रैक्चर करने के बाद क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। ठीक है, सेम एट ए फ्रैक्चर। ठीक है, सेम एट ए फ्रैक्चर। द मटेरियल अंडर टेस्ट, बताइए कौन सा मटेरियल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान चल के चलिए कोई भी एक ब्रिटल मटेरियल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ब्रिटल मटेरियल ले रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल इसमें से कौन हो सकता है बताइए। हम लोग आपका कास्ट आयरन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कास्ट आयरन क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है। ठीक है, कि जब इसमें आप इसमें जब आप कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है कि जब इस पे आप क्या कीजिए, टेंसाइल फोर्स लगाइएगा ना, टेंसाइल जब इसको टेंसाइल टेस्ट के पास लेके जाइएगा, तब इसमें टेंसाइल टेस्ट इस मटेरियल पे आप कंडक्ट कीजिएगा, तो क्या होगा कि फ्लेक्चर, जब ये फेल्यूर क्या करेगा, फेल्यूर होगा ये 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री ऑन द एक्सिस ऑफ लोड, जिधर आप लोग लोड लगा रहे हैं उसी एक्सिस में ये आपका जो मटेरियल है उसी एक्सिस में आपको फेल करेगा। ठीक है, एक्सिस में फेल करेगा, देयर विल बी नो इलिंगेशन। ठीक है, लेकिन कास्ट में क्या होता है, इलिंगेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, इलिंगेशन मतलब ये इलास्टिक नहीं फैलेगा नहीं। ठीक है, फैलेगा नहीं, इसलिए दैट वाइज जिसके कारण इसका डायमीटर चेंज नहीं होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है कि डायमीटर रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, डायमीटर सेम रह रहा है आफ्टर सेम
एट ए फ्रैक्चर, ठीक है, तब डायमीटर इसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग उससे हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं, कास्ट आयरन मटेरियल बोलते हैं या फिर कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन या कॉन्क्रीट, जो कि एक ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्ट आयरन इज आपका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात रहा, अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप माइल्ड स्टील क्यों नहीं मारे हैं, ठीक है। देखिए माइल्ड स्टील क्या है कि माइल्ड स्टील एक आपका डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। जब इसमें आप लोड लगाइएगा तो लोड लगाने के बाद ये आपका फ्रैक्चर करता है, ठीक है। और जो फ्रैक्चर करता है वो आपका कितना 45 डिग्री पे आपका कोन पे ये ब्रेक करता है, ठीक है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे ब्रेक करता है। उसे हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो फेल्यूर होता है वो कप एंड कोल फेल्यूर होता है, ठीक है। कप एंड कोल फेल्यूर होता है माइल्ड स्टील में, ठीक है। दूसरा क्या है, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील। इसमें जो आपका होता है ये एक तरह से ये डक्टाइल मटेरियल है, क्या है, माइल्ड स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है। इसमें जो फेल्यूर होता है, फेल्यूर, पहली बात तो ये क्या करेगा, जब इसमें आप लोड लगाइए तो पहली बात ये थोड़ा इलोंगेट होगा, ठीक है। क्या होगा, मटेरियल फर्स्ट इलोंगेट, देन एंड देन फेल। थोड़ा सा ये आपका पहली बात कि फैलेगा, ठीक है, फैलने के बाद ये आपका क्रैक करेगा, ठीक है। वैसे आप फेलवर जो फेल भी हो कहीं कितना 45 डिग्री पे ये आपका फेल करेगा, ठीक है। फेलुअर प्लेन जो होगा, फेलुअर प्लेन एट 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल आपको, इसका एग्जांपल तो समझ गए कि आपका माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील जो कि 45 डिग्री पे ब्रेक करता है। और दूसरा हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है, क्या है, ए राफ्ट फाउंडेशन कितना है, 6 × 9 मीटर का है। इस पहले से डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन ए कोहेसिव सॉइल, ठीक है। जिसका कोहेसिव सॉइल सी कितना दिया हुआ है, 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकालना है, बताइए, बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला बताइए पहली बात, इसका फॉर्मूला लगाइए क्या। देखिए क्या, एक तरह से रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग सारा क्या गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपका देखिए पहली बात सी कितना दिया हुआ है, सी देखिए कोई सॉइल है, ठीक है। तो 5 = 0 डिग्री। फिर उसके बाद कितना है, इसमें क्या आपका नॉर्मली कॉन्सुलेटेड कितना हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा, ठीक है। एन क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका एन गामा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारा आपका डिटेल पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इसके बाद क्या हो गया आपका, जो बी कितना दिया हुआ इसका, विड्थ कितना दिया हुआ 6 मीटर, आपका जो और लेंथ कितना दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। और डेप्थ कितना हुआ है, डेप्थ कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और कोहेशन सी कितना दिया हुआ है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि ये स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है, क्या है स्क्वायर फुटिंग। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का क्या होगा, देखिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू यू इक्वल टू 1 + 0.3 B/L इंटू सी इंटू 5.7 प्लस गामा DF इंटू 1, ठीक है। प्लस क्या हो गया 1/2
1/2 ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 B/L इंटू गामा इंटू बी इंटू 0। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का। इसके बाद देखिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें से बहुत सारा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है 1 प्लस क्या है, देखिए ये क्या होगा कि ये टर्म आपका, ये टर्म जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमको ये रिसेंट बच जाएगा। रिसेंट में क्या बच जाएगा, रेस्ट में आपका ये बच जाएगा कि 1 प्लस 0.3 B/L, ठीक है, इंटू सी इंटू 5.7 प्लस गामा इंटू DF इंटू 1। ठीक है, इतना बच जाएगा। इसमें हम चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, क्यू यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 0.3, इसमें आपका बी कितना दिया है, बी कितना दिया है 6 मीटर। ठीक है, 6/9 ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई सी कितना दिया, क्वेश्चन 120 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.7 से। ठीक है, प्लस गामा कितना दिया बताइए, गामा इसमें कितना होगा, गामा इंटू DF, और ये टर्म जीरो हो गया था ना, ये टर्म पूरा यहाँ से, ये सारा टर्म, ये जो यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक ये टर्म जीरो हो गया था। ठीक है, तो हम लोग को यहीं तक देखना है। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो कितना आएगा बताइए, हम इसको सॉल्व किए हुए हैं, इसका जो आंसर आ रहा है लगभग 820 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तब इस क्वेश्चन को आप सही से बना सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इस क्वेश्चन को टच करने का मतलब है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा 1 मिनट के अंदर, नहीं तो आपके पास इस क्वेश्चन में टाइम भी लगने वाला है। ठीक है, एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चन को सोचिएगा कि नहीं लास्ट में करें तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है थोड़ा सा समझने में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रबी क्रॉप्स बताइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि रबी सीजन ऑल्सो नोन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबी सीजन कब होता है, रबी सीजन कब होता है, सीधा इसका मारिए विंटर सीजन में। अच्छा, हम लोग रबी क्रॉप कौन कौन सा होता है हम लोग ये जानेंगे कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सा है। देखिए रबी क्रॉप्स बताइए, इसका रबी क्रॉप्स कौन कौन सा होता है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं वीट, बार्ली, ठीक है, और क्या होगा मस्टर्ड, मस्टर्ड हो जाएगा फिर आपका, हाँ बीट, बार्ली, मस्टर्ड, ये सारा क्या है रबी क्रॉप्स है। ठीक है, अब फिर हम लोग एक और हम लोग पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स में इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं पढ़ेंगे हम लोग। राइस पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या आता है कॉटन होता है, सोयाबीन होता है, बाजरा होता है। ठीक है, ये सारे क्या है आपका खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, अगर देखिए एक और इसमें पूछता है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का मतलब इसका सीजन कब कब होता है। ठीक है, तो एक हम लोग इसको ट्रिक बनाए हैं रबी का क्या हो जाएगा RAM, मतलब इसे हम लोग अप्रैल में, ए से अप्रैल से मई, मतलब यही समझिए अप्रैल से, सॉरी ये ROM होता है। ठीक है, ट्रिक थोड़ा सा ROM, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग मतलब सोइंग कब करते हैं, RO से क्या अक्टूबर, क्या है अक्टूबर में हम लोग सोइंग करते हैं, मतलब अक्टूबर में लगाते हैं। ठीक है, आपका ये मार्च क्या है, M से मार्च अप्रैल,
मार्च या अप्रैल हम लोग क्या हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ट्रिक है आपका, आपका रॉम मतलब रबी क्रॉप का, रबी क्रॉप्स। ठीक है, एक सेकंड आपका क्या है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का ट्रिक क्या है, के ए एस। ठीक है, के ए कि ए एस होता है। ठीक है, तो ए से क्या होता है, ए से आपका अप्रैल में हम लोग इसको मतलब अप्रैल में हम लोग सोइंग करते हैं, अप्रैल में सोइंग करेंगे और आपका सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, विंटर सीजन। ठीक है, रबी क्रॉप का। अभी अभी यही पूछ देगा कि खरीफ क्रॉप का, खरीफ सीजन इज ऑल्सो नोन है, तो खरीफ सीजन क्या मिलेगा, खरीफ सीजन का आप लोग क्या मारिएगा, जैसे आपका रबी सीजन का आपको क्या हो गया, विंटर सीजन। तो खरीफ क्रॉप का, अब खरीफ क्रॉप का आपका क्या हो जाएगा, तो खरीफ क्रॉप का क्या हो जाएगा इसमें आपका, खरीफ क्रॉप का आपका हो जाएगा मानसून सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मानसून सीजन। समर सीजन नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मानसून सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए क्या है, एन इंजीनियरिंग सर्वे इज प्रपोज इन अ हाईवे अलाइनमेंट। ठीक है, हम लोग को एक हाईवे अलाइनमेंट प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को हाईवे अलाइनमेंट एक बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सर्वे हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इससे बताइए इनमें से कौन सा सर्वे सीक्वेंस में पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट का प्रीलिमिनरी सर्वे हम लोग करते हैं, या फिर रिकॉग्निजेंस सर्वे करते हैं, या फिर मैप सर्वे करते हैं, या फिर फाइनल लोकेशन या डिटेल सर्वे करते हैं। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं कि ये तो डिटेल सर्वे, तो ये सबसे लास्ट में होगा। देखिए लास्ट में होगा, लेकिन सब में आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी करते हैं, या फिर रिकॉग्निजेंस करते हैं, या फिर मैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैप स्टडी करते हैं। मैप स्टडी में क्या होता है कि हम लोग मैप स्टडी करते हैं कि हाँ ये रूट बेहतर रहेगा, ये रूट कनेक्टिविटी को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रहा है, ये रूट सुटेबल रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा अंडुलेटिंग एरिया इसमें नहीं आ रहा है। मतलब सबसे पहले हम लोग मैप का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैप स्टडी क्या थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर इसमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैप स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्निजेंस सर्वे करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग प्रीलिमिनरी करते हैं, फिर हम लोग फाइनल फाइनल लोकेशन अलॉट करते हैं। ओके, इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इज अ फील्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज ए रैपिड बट नॉट वेरी एक्यूरेट। बताइए कौन सा इसमें से फील्ड मेथड है जो कि बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है, बट नॉट एक्यूरेट नहीं है। कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं क्या, कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। फील्ड मेथड पूछ रहा है ना, फील्ड मेथड बट नॉट एक्यूरेट, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कैल्शियम कार्बाइड मेथड पढ़े हैं। ठीक है, जो कि ये एक्यूरेट तो होता है। ठीक है, सॉरी एक्यूरेट नहीं, बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, 5 से 7 सेकंड के अंदर ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये एक्यूरेसी बहुत लेस होता है, मतलब बहुत इसका एक्यूरेसी सही नहीं रहता है। ठीक है, वेरी लेस एक्यूरेट इससे रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन है, वन राइट मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 24 आवर्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड बात मेथड क्या है, ये भी आपका क्या है, फील्ड मेथड है, फील्ड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या है, ये आपका, ये भी फील्ड मेथड है बट लेस एक्यूरेट है। पिग्नोमीटर मेथड, ये क्या फाइंड आउट करता है, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। बताइए कंक्रीट का एडवांटेज के लिए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। देखिए क्या, कंक्रीट स्लीपर कैन जनरली बी ए मास प्रोड्यूस यूजिंग अ लोकल रिसोर्स। सही बोल रहा है।
इसका एडवांटेज है कि हम लोग अगर कंक्रीट स्लीपर को हम लोग मतलब प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि लोकल रिसोर्सेज से, जितना लोकल रिसोर्सेज से हम लोग अपना कंक्रीट को बनाते हैं, उससे हम लोग क्या है कि मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही है, अगर कैसे हम लोग किसी लोकेशन पे हम लोग हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को वहाँ से क्या करेगा, सारा सामान मंगाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा सारा सामान, जो कि हमको एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर लग जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कंक्रीट स्लीपर कैन जनरली बाय ए मास प्रोड्यूस यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, मतलब लोकल रिसोर्स हम लोग, लोकल रिसोर्स से हम लोग ज़्यादा मास प्रोड्यूस कर सकते हैं कंक्रीट स्लीपर को। ये ऑप्शन सही बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि कंक्रीट स्लीपर आर नॉट सुटेबल फॉर ए बेटर पैकिंग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि कंक्रीट स्लीपर हैविंग अ वेरी लॉन्ग स्पान। ये भी सही है आपका। कंक्रीट स्लीपर हैज नो स्क्रैप वैल्यू। क्या पता ये सही होता है? कंक्रीट स्लीपर का स्क्रैप वैल्यू होता है? नो स्क्रैप वैल्यू ये बोल रहा है। क्या ये पढ़े आप लोग? क्या ये सही है? ये गलत बोल रहा है। कंक्रीट स्लीपर का जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वेरी गुड स्क्रैप वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका, फर्स्ट सही है, और फर्स्ट थर्ड आपको ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। दो ऑप्शन तो हम लोग यहीं पढ़ लिए। फर्स्ट ये आप लोग जान गए कि लोकल रिसोर्सेज से हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा हम लोग क्या समझ गए कि कंक्रीट स्लीपर का जो लैप का स्पान होता है बहुत ही लॉन्ग लैप होता है। थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो ये दिया हुआ है ना, ये कंक्रीट स्लीपर, ये आपका कंक्रीट स्लीपर का है नो स्क्रैप वैल्यू, ये गलत दिया हुआ है। कंक्रीट स्लीपर का स्क्रैप वैल्यू वेरी गुड होता है, वेरी गुड, वेरी गुड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो इसको हम लोग हैंडलिंग करते हैं, मतलब एक स्थान से एक पहले से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डैमेज होने के चांसेस कम रहता है, मतलब क्या हम लोग लेसर 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 डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेसर लेसर डैमेज जब हम लोग इस कंक्रीट स्लीपर को एक पहले से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, डैमेज लेस, मतलब कम डैमेज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट बोल सकते हैं कि इसका जो इट इज़ नॉट सुटेबल, वो फायर के लिए सुटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल टू फायर, ठीक है। तो तीन हम लोग यहाँ जान गए और दो हम लोग यहाँ जान गए, पांच इसका हो गया एडवांटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फॉर सॉइल जिसका हाइड्रोसिटी कितना दिया हुआ, 0.7 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ, 2.7 दिया हुआ है, हेड कितना दिया हुआ है, हेड रिक्वायर्ड फॉर कॉजेज ए क्विक्स एंड कंडीशन, कॉलम ए ऑफ 5 मीटर हाइट, क्विक्स एंड कंडीशन इसमें लगा रहा था। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ICR, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला? क्या होता है, G-1 इक्वल टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। जी कितना दिया हुआ है, 2.7 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कितना दिया, 0.7। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये आपको क्या आएगा, ICR आ गया, ICR। लेकिन हमको क्या दिया, हमको क्या चाहिए, हमको हाइट चाहिए ना, हमको हाइट चाहिए। तो इसमें कॉलम का हाइट कितना दिया, 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग हेड रिक्वायर्ड IC इंटू थिकनेस ऑफ सैंड स्ट्राटा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा, IC कितना दिया हुआ है, IC क्या होता है,
आईसी जनरली हम लोग जो लेते हैं, आईसी हम लोग जनरली 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इंटू थिकनेस, कितना दिया हुआ है 5 मीटर। ये जो आईसी आया ना, आईसीआर, ये वैल्यू 1 है, ये लेते हैं 1 है और 5, इसको करेंगे तो 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इन्वायरमेंट से है। एज ए कुछ ए सर्टेन वेस्ट हैज बीओडी 120 mg पर लीटर एंड इट्स फ्लो इज 1000 मीटर की पर डे। इफ द डोमेस्टिक सीवेज हैज बीओडी इतना दिया हुआ है, डोमेस्टिक सीवेज का बीओडी इतना दिया हुआ है, ठीक है। द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है, बताइए कैसे निकलेगा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, फॉर्मूला लगाइए। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बीओडी, टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा बीओडी, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हमको बीओडी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बीओडी कितना दिया हुआ है? 162 mg पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको, तो टोटल बीओडी इसमें कितना हो जाएगा? टोटल बीओडी हम लोग कितना दिया हुआ है? 162 इंटू फ्लो कितना, डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? 1000 डिवाइडेड पर कैपिटा बीओडी, पर कैपिटा बीओडी कितना आपका 80, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आता है? 20-25, ठीक है। कितना आएगा? 20-25 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छा लग रहा है प्लस वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करें, टाइप करें, ताकि हम भी इसी तरह और सारा वीडियो, अभी रिसेंट में और वीडियो भी अपलोड होगा, बहुत ज़बरदस्त न्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि जिस टाइप से क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। कोई वहाँ पर तूफानी और कोई रॉकेट साइंस नहीं चलने वाला, बस इसी पे बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम भी इस टाइप का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है कि इफ टू ऑब्जेक्ट कैन वेटेड इन ए वाटर एंड बोथ ऑफ देम लॉस द सेम वेट, देन द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइडेंटिकल ऑफ, क्या बोल रहा है? इफ टू ऑब्जेक्ट आर वेटेड इन ए वाटर एंड बोथ ऑफ देम लॉस इन सेम दी वेट, loss and same the weight, then the two object must have identical, क्या वो स्पेसिफिक यूनिटी बोलते हैं? नहीं होता है। वेट इन एयर, नहीं, वेट बाय वॉल्यूम, ये शायद वेट बाय, ये डेंस, हमको लगता है कि ये डेंसिटी, ठीक है। ये देखिए ये जो डिफिनेशन दिया हुआ ना, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया, जो कि पूरी तरह से डिफिनेशन देखिएगा तो ये आपका वॉल्यूम का डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर वेटेड इन अ वाटर, ठीक है, वाटर में वेटेड कर लिए, एंड बोथ ऑफ देम लॉस ऑफ द सेम वेट, देन द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइडेंटिकल एज, वॉल्यूम का आपका ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बताइए। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर एन थिन सिलेंडर। पहली बात कि हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो बताइए, उसके बाद इसके तुरंत बता दीजिएगा। देखिए हुप स्ट्रेस, क्या हुप स्ट्रेस के फॉर्मूला क्या होता है? हुप स्ट्रेस क्या होता है? PD बाई 2T। एक आपका क्या था? सर्कमफेरेंस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? PD बाई 4T। जब इसको अब दोनों को क्या पूछ रहा है? दोनों का रेशियो पूछ रहा है, देख रहे हैं, रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? डिवाइड करते हैं PD
पी डी बाई 2t डिवाइडेड बाई पी डी बाई 4t। चलिए, तो पी डी से पी डी यहाँ कट गया, यहाँ कितना बचा, कितना बचा, कीजिएगा तब यहाँ पर क्या बच गया, 4/2। इसको कीजिएगा तो 2 अनुपात 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए थोड़ा सा ऑप्शन घुमाने वाला भी 1/2 भी दिया हुआ है, 1:2 भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है कि रेक्टेंगुलर, ये आपका पूछा हुआ है, ये आपका स्टील से क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, कितना कितना होता है बताइए, बताइए। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 3/2, 9/8, 4/3 या फिर 3/2, बताइए। इसका जो होता है आपका 3/2, इसका ये ऑप्शन सही है, ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट 3 गो में है। ठीक है, और आपका सर्किल का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, सर्किल का जो आपका होता है मैक्सिमम सर्किल कितना होता है बताइए, सर्किल कितना होता है 4/, सर्किल का जो होता है आपका 4/3 होता है। ठीक है, डायमंड का कितना होता है, डायमंड का कितना होता है, डायमंड का तो 9/8 होता है। ठीक है, ट्रेंगुलर का कितना बच गया, आपका बच गया, डायमंड का 3/2 होता है। हो गया, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का ए, अब जो आपका सेकंड का कितना, सेकंड का सी, सेकंड का सी, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, बीच सिचुएशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, बताइए। हम लोग साइड डिस्टेंस डिजाइन करते हैं, इसमें किसका कंसिडर नहीं करते हैं, क्या है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, या फिर आपका ई लाइट साइड डिस्टेंस, इसी को नहीं करते हैं, बाकी इसको करते हैं, ये होता है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अपग्रेड ऑफ 2% इज फॉलो बाय ए डाउनग्रेड ऑफ 2%, देन द रेट ऑफ चेंज इज ग्रेड इज 0.4% पर 100 मीटर, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व विल भी, बताइए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व पूछ रहा है, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, इसको कैसे निकलेगा बताइए। पहले हम लोग ग्रेड को पहले ये कर लेते हैं, टोटल ग्रेड कितना दिया हुआ है, टोटल ग्रेड जो आपका है देखिए कितना दिया हुआ है, टोटल ग्रेड आपको कितना दिया हुआ है, प्लस, आप पहले क्या था, अपग्रेड दिया हुआ था +2। ठीक है, +2, फिर क्या था, डाउनग्रेड दिया मतलब -2। ठीक है, +2 -2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4% अपवर्ड। ठीक है, 4% अपवर्ड। अब हमको क्या देख रहे हैं कि हम लोग इसमें से क्या बोल रहा है, देखिए द चेंज इन ग्रेड, द रेट ऑफ चेंज इन ग्रेड 0.4% पर 100 मीटर पे। ठीक है, 0.4% पर 100 मीटर पे ये चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग चेंज इन ग्रेड कैसे निकालेंगे, चेंज इन ग्रेड, ठीक है, चेंज इन ग्रेड 0.4% पर 100 मीटर पर। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, इसका लेंथ 4 मीटर पे बाई 0.4% इंटू 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा आपका 1000 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कि द एज ऑफ ट्री कैन बी सर्टेन बाई, बताइए एज ऑफ ट्री कौन फाइंड करता है, एज ऑफ ट्री, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए भाई। एनुअल रिंग से हम लोग फाइंड करते हैं ट्री का एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ ब्रॉड गेज कितना होता है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है किसका, ब्रॉड गेज कितना होता है बताइए। ब्रॉड गेज का केस में नहीं, हाँ ठीक है, ब्रॉड गेज का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, हम लोग क्या पढ़े बताइए, मीटर में पूछ दिया है ना, मीटर में क्या होता है बताइए, 10.10.06 होता है, या फिर 10.97 होता है, या फिर 11.89 होता है, या फिर आपका
12.8 मीटर होता है। बताइए क्या होता है ब्रॉड गेज के केस में, मतलब लेंथ कितना होता है फॉर ए ब्रॉड गेज के केस में। देखिए इसका जो, ये तो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। इससे कितना होता है 12.8 मीटर होता है, ठीक है। फॉर ब्रॉड गेज के केस में आपका जो होता है कितना होता है 12.8 मीटर, और फिर यही आपका कुछ फॉर मीटर गेज, ठीक है। मीटर गेज के केस में जो होता है आपका 11.89 मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टेड मैच, बताइए कौन सही नहीं मैच किया है। वाटर लॉसेस इवेपोरेशन, वाटर, हाँ इवेपोरेशन से तो वाटर लॉस होता है, ये आपका सही है। रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो, रन ऑफ हो रहा है स्ट्रीम फ्लो में, ये भी आपका सही है। परकुलेशन सॉइल इरोजन, स्ट्रोम प्रिसिपिटेशन, बादल से पानी, ये भी सही है, तो ये तो गलत है। परकुलेशन, ये तो परकुलेट कर रहा नहीं, यहाँ सॉइल इरोजन थोड़ी होगा। ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी इन द ईयर ऑफ, बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी कब ये किया गया था, अपॉइंट किया गया था, बताइए 1978। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1978 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी को अपॉइंट मतलब गठित किया गया था, कितना 1978 में, ठीक है। 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द पोलर मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द शाफ्ट। क्या ये सही है? पोलर मॉडुलस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि पोलर मोमेंट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ये सही है, ये आपका पोलर मॉडुलस का डेफिनेशन है, ठीक है। सेकंड जो देखते हैं, ये पोलर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज सेक्शन मॉडुलस, क्या ये सही है? ये नहीं, सेक्शन मॉडुलस नहीं बोलते उसको। पोलर मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज कैलकुलेटेड बाय ए D3, कैसे लिख दिया भाई, ओ अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक किया है। ये इसका ये बोलना चाह रहा है कि π/16 D⁻³ कह रहा है, इस टाइप से लिखा हुआ है। पोलर मॉडुलस ऑफ होलो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन शाफ्ट कैलकुलेटेड यूजिंग इस फार्मूला से, क्या ये सही करते हैं? इसी फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोलर मॉडुलस, ये सही है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं कि आपका पोलर मॉडुलस ऑफ होलो सर्कुलर शाफ्ट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ D⁻⁴, ये थोड़ा सा इस टाइप से लिखा है, कितना π/, ये पूरा इसमें थोड़ा मिसिंग एरर है थोड़ा सा, π/32D बड़ा D⁻⁴ माइनस छोटा D⁻⁴, इस टाइप से लिखने का यहाँ पर हो रहा है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमको देख रहे हैं कि पोलर मॉडुलस का जो आपका डिफिनेशन होता है क्या होता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ द शाफ्ट हो गया क्या, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, पोलर मॉडुलस का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। हम लोग जो पोलर मॉडुलस हम लोग जो डिफाइन करते हैं, पोलर मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट शुड बी कैलकुलेटेड बाय द π/16 D⁻³ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए क्या है, द सुपर प्लास्टिसाइजर आर यूज एज एडमिक्सचर फॉर द फ्लोइंग पर्पस, बताइए। सुपर प्लास्टिसाइजर जो एडमिक्सचर है हम लोग उसका यूज क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है? टू डिस्पर्स पार्टिकल, रिमूविंग एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग, क्या ये करता है? या फिर टू डिक्रीज द सीमेंट कंटेंट, ये गलत है। टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम, ये भी गलत है। टू डिस्पर्स पार्टिकल ओनली, ये भी गलत है, ये करता है। द डिस्पर्स पार्टिकल रिमूव एयर, ठीक है। जैसे हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर हम लोग मिक्स करते हैं, एडमिक्सचर हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ये क्या करता है कि सबसे पहले कि जो आपका जो वहाँ पर जितने भी एयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो पहली बात को एयर को रिमूव करेगा, ठीक है। एयर को रिमूव करेगा जिसके कारण वहाँ का जो मटेरियल है वो डेंस कंडीशन में हो जाएगा। डेंस कंडीशन में होगा, उसके बाद फिर वो जो वहाँ पर सीटिंग जो होता है, थोड़ा सीटिंग को रिटार्ड करेगा, मतलब सीटिंग को थोड़ा कम कर देगा, ठीक है।
ठीक है, सेटिंग को कम कर देगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका सुपर प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर कितने परसेंट वाटर को रिड्यूस करता है, याद रखिएगा। सुपर प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूसर 15 से 30% वाटर रिडक्शन। ठीक है, 15 से 30% ये वाटर रिड्यूस करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया इज मोस्ट एक्यूरेट। बताइए कौन सा एरिया जो आपका मोस्ट एक्यूरेट आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। सिम्पसन 1/3 रूल जो हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग एरिया मोस्ट एक्यूरेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या कि द डायग्राम विच कंटेन ऑल 3 इंग्रेडिएंट ऑफ वेट स्वेल टर्म इज नोन एज 3 ग्रेडियंट। बताइए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री फेज ये तो डायरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए। इधर एक बार में क्वेश्चन पढ़े तुरंत आंसर मार के आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंसीडर फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन होता क्या है। देखिए मैकेनिकल वेंटिलेशन एक ये वेंटिलेशन कहाँ पे, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये होता क्या है। मैकेनिकल वेंटिलेशन जो जनरली हम लोग टनल मतलब सुरंग आप लोग देखे होंगे। ठीक है, सुरंग आप लोग देखेंगे, वहीं पे मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, और दूसरा जो आपका हो गया कि नेचुरल वेंटिलेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग समझें कि मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है। देखिए मैकेनिकल वेंटिलेशन एक ऐसा वेंटिलेशन होता है कि इसमें मान के चलिए कोई सुरंग है, ठीक है, कोई टनल है, उसमें हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब इलेक्ट्रिक फैन हम लोग लगा, बहुत सारे मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन हम लोग लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं कि वहाँ का जो भी आपका जो क्या बोलते हैं फ्यूल गैसेस जो टनल के अंदर वो क्या क्या हो सके, एग्जॉस्ट हो सके, मतलब बाहर हो सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फैन जो पंखा लगाते हैं। कहाँ पे? आपका टनल के अंदर। ठीक है, टनल के पास कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब पंखा इलेक्ट्रिक फैन हम लोग सेट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। उसका पंखा लगाने का पर्पस यही है कि वहाँ का जो भी जितने भी गैसेस बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी यहाँ पर मतलब गैसेस बन रहे हैं, वो गैसेस वहाँ से रिलीज हो, और वहाँ पे क्या हो कि जो आपका ठंडा 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 हवा है वहाँ पर प्रवेश करे। इसीलिए हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं टनल में। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट है कि इट इज डन फॉर द लॉन्ग टनल। क्या ये सही है? ये सही है, टनल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ 2 मेथड ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग। ठीक है, ये ब्लोइंग बोले ना कि एग्जॉस्टिंग एक तरह से इसका 2 मेथड होता है। एक तरफ से ब्लो मतलब बाहर निकालता है एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट वहाँ पर लगा हुआ रहता है। सेकंड जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जिस्टिंग कैन नॉट बी जस्ट आफ्टर ए ब्लास्टिंग। क्या ये सही है? ये गलत है। फॉर डस्ट प्रिवेंशन वैक्यूम हुड कैन बी यूज। ये भी सही है, हम लोग डस्ट प्रिवेंशन वैक्यूम हुड हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? मैकेनिकल वेंटिलेशन ये थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आने के चांसेस ज़्यादा है। खाली आप याद रखिए मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है। अरे हाँ सर बताए थे कि सुरंगों में लगाते हैं, सुरंगों में लगा हुआ रहता है। वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक टाइप से एक होता है वेंटिलेशन। ये दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल टाइप से होता है। मैकेनिकल टाइप से क्या, पंखा लगाने के लिए बोले थे। पंखा जो होता है, पंखा हम लोग बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा हम लोग 4-5 पंखा हम लोग लगा देंगे किसी भी चीज़ में, तो ऑब्वियसली कि वहाँ का जो हवा है उसको बाहर कर देगा, और वहाँ पर फ्रेश एयर वहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, बस वही फंक्शन यहाँ पे है। उसी को क्या बोल रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेशन बोल रहा है।
थोड़ा टेक्निकल टर्म में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, IS 456 के अकॉर्डिंग, IS 1077 के अकॉर्डिंग मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है बताइए। ये तो गलती नहीं होना चाहिए कभी, हर हाल में नहीं गलती होना चाहिए। 19 × 9 × 9 मॉडुलर साइज ऑफ कॉमन ब्रिक, ठीक है, क्या है कॉमन ब्रिक मॉडुलर साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठंडी है, थोड़ा सा खिचखिच हो लग रहा है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिंग ए बिल्डिंग स्टोन, बताइए बिल्डिंग स्टोन के लिए कुछ आपका स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सीजनिंग ऑफ स्टोन इज इसेंशियल एंड इज डन बाय सोकिंग ऑफ वाटर, क्या ये सही है? क्या आपको ये सही लग रहा है? दूसरा पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज टू बी मोर देन 2.7, ये आपका सही है। गुड बिल्डिंग स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो ऑलवेज 2.7 से एबव होता है। थर्ड पढ़ते हैं, द पोरोसिटी ऑफ स्टोन, द पोरोसिटी ऑफ स्टोन अफेक्टेड इट्स ड्यूरेबिलिटी, सही बात है। अगर पोरस टाइप में अगर आपके पास स्टोन है तो जरूरी वो तो कन्फर्म है कि आपका ड्यूरेबिलिटी को कम कर देगा, जो कि ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला गलत है, पहला आपका गलत है। सीजनिंग ऑफ स्टोन इज एसेंशियल डन बाय सोकिंग ऑफ वाटर ना, ये गलत है। पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, ये तीनों नहीं होगा तो आपका डी इज दी राइट आंसर। चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला गलत हो गया, इसी तरह एग्जाम में एलिमिनेट करें। पहला गलत हो गया, देख लें पहला किसमें है वो जो गलत होगा वो गलत होगा, बाकी जिसमें पहला जिसमें नहीं होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाउंड्री लेयर रीजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, बताइए कौन सा सही है। बताइए बाउंड्री लेयर रीजन का कुछ स्टेटमेंट है। देखिए क्या होता है कि बाउंड्री लेयर का कुछ अजम्पशन होता है, ठीक है। बाउंड्री लेयर का कुछ अजम्पशन होता है। उसका अजम्पशन क्या है कि जब भी इसका जो ये अजम्पशन दिया हुआ कि जब फ्लो इज रोटेशनल, क्या ये सही है? ये गलत है, ये फ्लो रोटेशनल होता है। फ्लो ही रोटेशनल होता है। क्या क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन इज अप्लीकेबल? क्या बाउंड्री लेयर कंडीशन में, बाउंड्री लेयर रीजन में क्या बर्नौली इक्वेशन एक्सेप्टेबल होता है, एप्लीकेबल होता है? नहीं, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। द फ्लो इन विस्किस इन नेचर, ये सही है। फ्लो इन विस्कस इन नेचर, ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री अप टू द पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम्स 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये भी आपका सही है। 4 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 3 सही है, दो ऑप्शन में 4 3 सही है, 4 3 सही है। आपका आपका 1 गलत है, 2 गलत है, 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 30 सही होगा। ये तो इसमें होगा नहीं, इसमें 2 दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा सही हो गया आपका? आपका 3 और 4। हम लोग जानते हैं कि जब भी मतलब बाउंड्री लेयर कंडीशन होता है इसका 4 5 स्टेटमेंट है, ठीक है, जंक्शन है। क्या कि जो इसका जो फ्लो जो होता है एलवेज रोटेशनल होता है, ठीक है, फ्लो एलवेज रोटेशनल होता है। अब फ्लो इज विस्कस होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। और साथ में जो होता है फ्लो और बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। और एक लास्ट जो ऑप्शन है कि बाउंड्री लेयर जो थिकनेस इसका डिस्टेंस होता है वो कहता है बिकम्स द वेलोसिटी बिकम्स 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 दीजिए करेक्ट आंसर। हम लोग हम लोग इसी के साथ हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या जंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं किसका? बर्नौली थ्योरी का। जब बर्नौली के यहाँ नाम आ ही गया बर्नौली क्वेश्चन का, तो हम लोग जंक्शन भी लगा देते हैं। assumption ऑफ बर्नौली इक्वेशन। चलिए बताइए क्या क्या इसका assumption होता है। फर्स्ट क्या होता है? फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इन विस्कस। इसके बाद फ्लो इज क्या होता है बताइए? फ्लो इरोटेशनल हो गया, फ्लो इज इन विस्कस का हो गया, और इसके बाद
फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। इसके बाद क्या होता है, फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन, ठीक है। फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज फ्लो इज स्टडी, ठीक है। फ्लो इज आइडियल, फ्लो इज आइडियल, आइडियल फ्लूइड, फ्लो इज आइडियल फ्लूइड, ठीक है। फ्लो इरोटेशनल हो गया, फ्लो इरोटेशनल हो गया, इनविस्कस हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया। इसके बाद क्या, फ्लो इज फ्लो फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन हो गया, फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज स्टडी हो गया, फ्लो इज आइडियल फ्लूइड। ये आपका हो गया जमसन, आपका बर्नौली थ्योरी का, बर्नौली इक्वेशन का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्या है, देखिए फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? फ्लोटिंग ग्रेडियंट मतलब नाम से आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है। फ्लोटिंग मतलब कंटिन्यूअस बढ़ना, कंटिन्यूअस बह रहा है, कंटिन्यूअस ग्रेडियंट मतलब बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग चलिए कुछ हम लोग ऑप्शन से देखते हैं क्या हो सकता है। द पॉसिबल ग्रेडियंट विच इज कन्वीनियंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल यूजिंग फॉर द रोड। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा है। प्रोवाइडिंग ऑन ए प्लेन रोड, इसमें भी नहीं बोल रहा है। द ग्रेडियंट ऑन विच मोटर व्हीकल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड द कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्सेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा है फ्लोटिंग ग्रेडियंट का, आपके पास अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिमाग से मतलब अगर सोचें ना कि फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, और ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तब बिना याद किए हुए इस क्वेश्चन को आप मार कर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। और इंडियन रेलवे द विच द फॉलोइंग द फ्लोइंग लेंथ ऑफ रेल इज अडॉप्ट फॉर ब्रॉड गेज। बताइए ब्रॉड के लिए कितना होता है, ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। द ट्रैंगुलेशन टेक्निक इन क्लासिफाइड इज प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी थोड़ा सा हमको लग रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरी ट्रैंगुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एरिया इज कवर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द बेस लाइन इज गिवन बाई। बताइए इसका क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी होता है ना यार। क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। नेक्स्ट क्या है, ए टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल। बताइए, ए टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल व्हेन इट इज नॉट सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर बाय ए डिपार्टमेंट, व्हेन द टेंडर इज नॉट प्रॉपर्ली filled और इन साइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इनफॉर्मल कब बोलता है, मतलब टेंडर इनफॉर्मल कब होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड में पढ़ते हैं, व्हेन द टेंडर इज मेड कंडीशनल बाय वे ऑफ एडिंग indefinite एंड अनसर्टेन लायबिलिटीज ऑफ अनयूजुअल कैरेक्टर टू इट्स। फोर्थ पढ़ते हैं कि व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय रिक्वेस्ट अर्नेस्ट मनी बाय स्पेसिफाइड ऑन द टेंडर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस इन पीडब्ल्यूडी फॉर्म। क्या इसमें होगा, टेंडर इनफॉर्मल कब होगा, ये सारे कंडीशन अगर व्हेन द टेंडर इज नॉट सबमिटेड इन द ऑल डिपार्टमेंट, ये भी आपका इनफॉर्मल का केस है। व्हेन द टेंडर इज नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड और सिग्नेचर भी नहीं होगा, तभी आपका इनफॉर्मल का केस है। व्हेन टेंडर इज नॉट इज कंडीशनल बाय वे ऑफ एडिंग इनफिनाइट एंड अनसर्टेन लायबिलिटीज ऑफ अनयूजुअल कैरेक्टर टू इट, ये भी आपका इनफॉर्मल का केस है। फोर्थ भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। बताइए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग अप्लाई करते हैं किस में, एक्सीडेंटल एरर हो गया, कम्युलेटिव एरर हो गया, या फिर बोथ में हो गया। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ध्यान से पढ़े होंगे तभी इसको आप मान सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आपका होता है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, नहीं आपका एक्सीडेंटल एरर होता है, ठीक है। एक्सीडेंटल एरर होता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है एलवेज एक्सीडेंटल एरर होता है, ना कि ये कम्युलेटिव एरर होगा या फिर ये दोनों नहीं होगा, एलवेज ये एक्सीडेंटल एरर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्पोर्ट स्पीड, द स्पोर्ट स्पीड गिवन बोलो 40, 50, 60, 70, 80। द टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड, बताइए। टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। क्या इसका फॉर्मूला होता है बताइए। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है टाइम मीन स्पीड का। टाइम मीन स्पीड VT, इसका फॉर्मूला जो आपका है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस VN डिवाइडेड बाई N, ठीक है, डिवाइडेड बाई N। टोटल हमको इसको चलिए हम लोग पुट करते हैं, कितना है 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई कितना है 5। इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या आ गया टाइम मीन स्पीड आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालना है स्पेस मीन स्पीड। 60 किस में है, 60 किस में है, एक ही, अगर 60 दो गो में रहता तो हम लोग स्पेस मीन स्पीड निकालते हैं, लेकिन इसमें पहले क्या दिया टाइम मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड हम लोग कितना आ गया 60 आ गया, 60 ऑप्शन नंबर बी लगेगा तुरंत, ठीक है। ये हमको इसलिए आपको हम बता देते हैं कि स्पेस मीन स्पीड कैसे निकलता है। देखिए स्पेस मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेस मीन स्पीड VS का हो गया आपका N इंटू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 प्लस इसी तरह जाएगा 1/VN तक, ठीक है। ये आ गया। इसमें चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। क्या होता है वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1/1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/70 प्लस 1/80, ठीक है, इंटू कितना N कितना दिया हुआ 5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इंटू ये तो आ गया। उसके बाद N का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए 1/, इसको नीचे कर दिए, ठीक है। हाँ हाँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसको अरेंज करना है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती 1% भी नहीं होना चाहिए। बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या पूछ रहा है, बोगस कंपाउंड कंपाउंड कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। उसको बताना है आपको सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, परसेंटेज के ये पे कि सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का होता है, ट्राइकैल्शियम एमोनोफिरेट होता है, किसका ज़्यादा परसेंटेज होता है बताइए। कंपोजिशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है जी, क्या बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम से सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका होता है ट्राइकैल्शियम C4AF, सबसे ज़्यादा किसका होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ये लाइट, इसे क्या बोलते हैं लाइट, इसे क्या बोलते हैं इसके बोलते हैं एल्यूमिनोफेराइड। एल्यूमिनोफेराइड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, यही अगर बोल देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ये तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट सबसे पहले आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट आएगा, फिर अगर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट आएगा, फिर आपका D2S आएगा, फिर C4AF आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यार एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि जनरली विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड प्रीफर फॉर रेसिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्या होता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है और प्रीफर फॉर रेसिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग जो जानते हैं कि जो जनरली जो आई सेक्शन जो होता है ना मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, ठीक है, फॉर ए रेसिस्टिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो आई सेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बताइए, फैक्टर लोड दिया हुआ है, फैक्टर लोड आपका ये स्टील का क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोअर बॉन्ड
अल्टीमेट लोड दिया हुआ है, अपर बाउंड अल्टीमेट लोड दिया हुआ है। बताइए क्या इसका आंसर होगा, क्या होगा जी? देखिए हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पहला पढ़ते हैं। पहले क्या, फैक्टर टू डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू डिजाइन स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू डिजाइन स्ट्रेंथ, मटेरियल पार्सल, ठीक है। इसके बाद मटेरियल क्या, फैक्टर टू डिक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू डिजाइन स्ट्रेंथ, तो लोड फैक्टर या फिर मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मटेरियल पार्शियल, ए का फोर होगा मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ए का फोर किस में है, ए का फोर दो गो में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फैक्टर टू इंक्रीज द वर्किंग लोड टू द अल्टीमेट लोड, मतलब बी का थ्री होगा, बी का, साला ये दोनों में दिया हुआ भाई, क्या बात है। स्टैटिक मेथड ऑफ अल्टीमेट लोड एनालिसिस, बताइए अल्टीमेट लोड एनालिसिस, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, आप तो मिल जाएगा, सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, फैक्टर लोड टू डिक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लियर स्पान इफेक्टिव डेप्थ एंड सपोर्ट विड्थ, क्लियर स्पान निकालना है आपको, सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पान, बताइए कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है सिंपली सपोर्टेड केस में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम ऑफ एल नोट प्लस डब्लू, फिर एल नोट प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। चलिए तो हम लोग लगाते हैं, एल नोट कितना दिया हुआ है, एल नोट 2 मीटर, 2 प्लस वाइड डब्लू कितना दिया, विड्थ 200, और दूसरा जो दिया हुआ है आपका एल नोट 2000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, 180, ये कितना हो जाएगा 2200, ये कितना हो जाएगा 2180, दोनों का मिनिमम हमको लेते हैं, मिनिमम कितना है 2180, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाई टेंसाइल बार थ्रेडेड एट इंड आर यूज इन, बताइए किस में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ले मैकॉल सिस्टम में क्या होता है कि हाई टेंसाइल बार जो होता है उसका थ्रेडेड एट द इंड आर यूज हम लोग करते हैं, उसका थ्रेड जो होता है उसका इंड हम लोग यूज करते हैं, तो इसे वो कौन बोला था, वो ले मैकॉल सिस्टम में ऐसा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एन एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ इज डन मैनुअली एट कॉस्ट ऑफ आर एस, कितना रुपया, 100 रुपया पर क्यूबिक, ठीक है। एज ए मशीन कैन बी एक्टिवेटेड एट ए फिक्स कॉस्ट 40,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट आर एस 20 रुपया पर क्यूबिक। द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द मशीन विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मैनुअल एक्सिबिशन, बताइए इससे क्या कैसे निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं समझे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है किसका, एक्सिबिशन का, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, मशीन का कितना टोटल कॉस्ट दिया हुआ बताइए। देखिए कैसे निकलेगा ये कॉस्ट ऑफ एक्सिबिशन, कॉस्ट ऑफ एक्सिबिशन बाय मशीन कितना होता है बताइए। इसमें जो इसका फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 40,000, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20 प्लस कितना 20 इंटू एरिया, ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ है सेकंड क्या कि द एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ इज डन बाय ए मशीन, कॉस्ट कितना है
100 100 पर मीटर 100 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका जो इक्वेशन दिया, इसका कोस्ट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 100 मीटर की दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 100 इंटू ए। तो चलिए अब निकाल दीजिए यहाँ से, तो आप निकाल लीजिएगा कि कितना होगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना होगा जी, 500 ए, 500 मीटर क्यूबिक। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा ना, कुछ थोड़ी है। गुना कर दिए, इसको माइनस कर दिए, इसको जो आएगा उससे इसको डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि इन द हिल रोड इज ए सर्वल अल्टरनेट अलाइनमेंट आर द सर्वे विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, देन द प्रिफर्ड अलाइनमेंट इज द वन ऑफ द रेसिस्टिंग लेंथ इज मिनिमम। अब मिनिमम कैसे मार दिए हम, देखिए पढ़िए। इन द हिल रोड, कोई हिल रोड है, इफ सर्वल अल्टरनेट अलाइनमेंट आर सर्वेइंग, ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेट अलाइनमेंट विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, जो कि ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, देन द प्रिफर अलाइनमेंट इज वन ऑफ द विच हैज ए रेसिस्टिंग लेंथ। बताइए, इसका आंसर मिनिमम होगा ही, कंफर्म है। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि कोई एक हिल रोड है, उसमें जो अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है, इन ए हिल रोड इफ सर्वल अल्टरनेट दिया हुआ है, मतलब तुरंत ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, मतलब एक तरह से देखिएगा तो भूल भुलैया टाइप का रोड उसमें दिया हुआ है। एलाइनमेंट आर सर्वे विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड देन द प्रिफर अलाइनमेंट, जो कि हम लोग अलाइनमेंट प्रेफर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लेंथ, उसका लेंथ क्या मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, उसका लेंथ मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आरसीसी मेंबर सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट इतना, ये फॉर्मूला पे आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ए स्टील प्लेट 25 mm वाइड एंड 10 mm विड्थ, इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इतना दिया हुआ है, तो नेट सेक्शन एरिया बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, क्या कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, बी माइनस नेट सेक्शन एरिया का नेट सेक्शनल एरिया, फॉर्मूला लगाइए तुरंत, कितना आएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। बी की विड्थ कितना दिया हुआ है, 25 माइनस एन कुछ नहीं दिया, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंगल प्लेट है तो 1 इंटू डाया कितना दिया हुआ है, डाया जो दिया हुआ आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना 15 mm है, तो इसमें क्या होगा 15 मतलब 25 से कम है, तो कितना इसमें ऐड होगा 1.5, कितना होगा 1.5 ऐड होगा, तो 1.5 ऐड होगा। एन डी डाया कितना दिया हुआ 15 mm में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर कितना होगा 1.5, ठीक है, इंटू टी, थिकनेस कितना दिया हुआ, थिकनेस 10 mm, मतलब कितना हो जाएगा 10 mm मतलब 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब पक्का देखिएगा इसी टॉपिक से, यही जो टॉपिक जितने का हम लोग क्वेश्चन कराए हैं, इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप का मिल सकता है, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आपसे हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप मतलब बहुत ही कंपलसरी कि एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। इतना बोलने का मतलब कुछ तो है यार, इतना बोलने का मतलब कुछ है कि जरूर आप एग्जाम से पहले आप जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं और होंगे, सारा पार्ट्स को आप देख लें, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।